हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचपीएससी में इंटरव्यू कैसे होता है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कॉल लेटर आपका मेल के ऊपर किस प्रकार से आता है, उसके अलावा भी आपके जितने भी छोटे बड़े डाउट हैं भाई आप तैयारी कैसे करें, तो उन सबको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग हम बिल्कुल जीरो से ही करते हैं। तो मान लो अगर आपका इंटरव्यू है एचपीएससी के अंदर, तो सबसे पहले तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपको इंटरव्यू का शेड्यूल मिल जाएगा। वहाँ तो आपको इंटरव्यू का शेड्यूल मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो आपने अपनी मेल आईडी दी होगी इंटरव्यू के दौरान, वहाँ पे आपको मेल आएगा जो इनके सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से। जैसे आप देख सकते हैं, डियर सर मैडम प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट रिगार्ड एचपीएससी SR2 ब्रांच। तो जो मेरे पास लेटर आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एचपीएससी की तरफ से मेरे पास ये लेटर आया था फ्रॉम द सेक्रेटरी एचपीएससी। जो रोल नंबर था, ये रोल नंबर कौन सा लिखा हुआ मिलेगा, जो आपका मेंस का रोल नंबर है। एचपीएससी वाले मेंस के अंदर रोल नंबर चेंज कर देते हैं, तो मेंस का रोल नंबर आपका लिखा हुआ रहेगा। और जैसे जो भी आपकी रिक्रूटमेंट होगी, वही टेक्निकल है तो वो रह जाएगी, एचपीएससी है तो वो आ जाएगी, टीजीटी की हो गई या भाई जो प्रोफेसर हो गए या फिर एचसीएस हो गए, तो जो भी आपकी नोटिफिकेशन का नाम है वो आ जाएगा। उसके अंदर आप लेटर के अंदर पढ़िए, तो रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द अबव सब्जेक्ट यू आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द कमीशन फॉर इंटरव्यू ऑन 7/1/2024 एट 12 लोन शार्प इन द कमीशन ऑफिस एट पंचकुला। जो इंटरव्यू का शेड्यूल होगा वहाँ भी आपको पता चल जाएगा, और जो आपके पास लेटर होगा उसके अंदर भी आपको इंटरव्यू की टाइमिंग दे रखी होगी। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके आने हैं, वे डॉक्यूमेंट भी इसी लेटर के अंदर है। यू आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम रिगार्डिंग द एज, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो सबमिट अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आने हैं। कौन कौन से लेके आने हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट इसके अंदर दे रखी है। जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हो। अब इसमें एक चीज़ और है, आप ये देखिए, ये 7-8 पॉइंट है टोटल। अब 8 पॉइंट में इसने 8 नंबर वाले पर टिक लगा रखा है, तो मेरे को क्या क्या लेके जाना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। मेरे को मतलब सिग्नेचर तो वहाँ मैं कर दूंगा, और अपनी जो एक्स्ट्रा फ़ोटो वो मैं लेके चला जाऊँगा। बाकी तो आपके जितने भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था मेरे से फ़ोटोकॉपी नहीं मांगी गई थी। फ़ोटोकॉपी वगैरह जो उनके पास होगी वहाँ में साइन वगैरह ही करवा लेंगे। बाकी आप इन सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फ़ोटोकॉपी अपनी लेके जाना। 10th का सर्टिफिकेट हो गया, हिंदी और संस्कृत का प्रूफ हो गया भाई, वो तो 10th के सर्टिफिकेट में ही आ जाएगा। फिर 12th का सर्टिफिकेट हो गया भाई, मार्कशीट हो जाएगी और सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे सीबीएसई वाले क्या करते हैं, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट देते हैं, तो आपको दोनों चीज़ दिखानी पड़ेंगी। आपकी बीटेक का सर्टिफिकेट हो गया भाई, जो आपकी बीटेक की डिग्री है या फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट आया हुआ है वो चीज़। एक्स सर्विसमैन हो तो आप वो दिखा सकते हो। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो भाई, BCA BCB SC कैटेगरी, तो उसका आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। EWS सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो। तो वो इन्होंने ईयर लिख दिया, जैसे 2022 2023, जिस साल मैंने ये भरा होगा, फॉर्म भरा होगा, उसके हिसाब से इन्होंने अपने आप बता दिया कि इस ईयर के लिए चाहिए। तो डॉक्यूमेंट कोई ऐसा अलग से डॉक्यूमेंट नहीं मांग रखे आपसे। 10th 12th का और जो आपकी बीटेक की मार्कशीट हो गई या फिर सर्टिफिकेट हो गया वो आप लेके चले जाना। और इन सभी सर्टिफिकेट की 2-2 कॉपी लेके जानी है आपको, ठीक है भाई। अगर किसी की डिग्री नहीं आ रखी बीटेक की, तो अपनी मार्कशीट लेके चले जाना, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें एक चीज़ और आती है, कई बच्चों ने जब फॉर्म भरा होगा तब ये गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे थे। कई बच्चों ने जब फॉर्म भरा होगा तब ये गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, लेकिन अब जब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तब वे गवर्नमेंट जॉब पे हैं भाई। 1-2 साल का टाइम लग जाता, उन्होंने कहीं ना कहीं जॉब को ज्वाइन कर लिया। तो वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ आपको NOC लेके आपको देना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि आपने फॉर्म भरते टाइम ऐसे बता नहीं रखा कि हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप उसको सबमिट ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि NOC देने में बहुत सारे डिपार्टमेंट दिक्कत कर देते हैं। तो अगर आप NOC नहीं भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जब यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए तो आपका जो पुराना डिपार्टमेंट है वहाँ से आप रिज़ाइन दे देना और यहाँ पे ज्वाइन कर लेना।
उसके अलावा फिर ये जनरल कंडीशन लिखी हुई है भैया, आपको कोई भी मतलब TA नहीं दिया जाएगा आने जाने के लिए, आपको अपने किराए भाड़े पे ही इंटरव्यू तक आना है। और वहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, तो जब आपने प्री का और मेंस एग्ज़ाम दिया होगा तो आने जाने का तो आपको पता ही है भाई। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और पंचकुला रेलवे स्टेशन, मतलब एक ही चीज़ है दोनों ही। फिर नीचे जो सुप्रिटेंडेंट हो गए उनके साइन हो गए, ये इनका एड्रेस है सेक्टर 4 पंचकुला। अगर किसी को पता करना हो भाई नियरेस्ट आप कहाँ पे रुक सकते हो, तो जाट धर्मशाला करके नियरेस्ट स्टे आप ले सकते हो, सेक्टर 6 के अंदर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पड़ती है ये। तो जो आपका ये लेटर है इंटरव्यू के लिए, आपका ये लेटर है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको भी वहाँ पे लेके जाना है। आपके मेल के ऊपर नॉर्मली ये कितने दिन पहले आ जाता है, हफ्ता 10 दिन पहले आ जाता है। जैसे मेरा 5 तारीख को इंटरव्यू था तो 27 तारीख को मेरे पास ये मेल आ चुका है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है AE-JEE सिविल क्लब हरियाणा। आप इसको चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। हरियाणा के सभी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ये बेस्ट ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर हरियाणा के अलग अलग डिपार्टमेंट में पहले से सिलेक्टेड JEE और AE हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको गाइड करने के लिए। और कोई नई इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी होगी तो इस वाले चैनल के ऊपर ज्वाइन करके आपको इस इन्फॉर्मेशन को हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, अब हम इंटरव्यू देख लेते हैं कैसे होता है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे HPSC का ये लेटेस्ट नोटिस है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब जैसे पहले दिन बच्चों का टाइमिंग दिया हुआ 17/12/2024, टाइमिंग है 8 AM। एक तो मॉर्निंग में सेशन होएगा, एक इवनिंग में होएगा। तो जो इन्होंने टाइम दिया हुआ है, जो सुबह वाले हैं भैया 8 बजे वाले बच्चे, वे तो बिल्कुल आप अपने टाइम पे पहुंच जाना। लेकिन जो 12 बजे वाले बच्चे हैं तो उनको भी क्या करना है, वे टाइम से पहले पहुंच जाना आप। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था। 5 जनवरी 2024 को मेरा इंटरव्यू था। तो इसमें आपको टाइमिंग नहीं देखना। मान लो उस दिन आपका इंटरव्यू है और आप जल्दी चले जाते हो तो आपका इंटरव्यू भी जल्दी भी कर देंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आपको 12 बजे का इंटरव्यू लिखा हुआ, मान लो इसमें 1140 वाला बच्चा है, अगर सुबह वो 8 बजे पहुंच जाता और उस टाइम कोई नहीं आया हुआ तो पहले उसका इंटरव्यू कर देंगे। उसी तरीके से जो 1001 वाला बच्चा है, मान लो उसको आते आते 11 बज गए तो उसका 11 बजे इंटरव्यू करवा देंगे। तो टाइमिंग की इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है जो आपको टाइम दिया हुआ है उस टाइम से आप पहले पहुंच जाओ ताकि फटाफट आपका इंटरव्यू होता रहे। अगर आप 1 घंटा पहले बाद में जाते हो वैसे दिक्कत नहीं होने वाली। कहीं आप टेंशन ले हो ज़्यादा कि भाई सर ने तो पहले आने के लिए कहा था, लेकिन कोशिश करना पहले जाने की। अब ये तो हो गई भाई आपके इंटरव्यू से पहले की बात। अब जब इंटरव्यू आप करोगे तो वो किस टाइप से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अब सर्दियों में इंटरव्यू होने लग रहा है, बढ़िया आप कोट पैंट पहन के जाना। तो जो आपके अच्छे कपड़े होंगे, आप अच्छे दिखोगे तो उस चीज़ का भी काफ़ी इफेक्ट होता है। इंटरव्यू में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है। तो ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंट्री करोगे। ठीक है, यहाँ से आप एंट्री करोगे और यहाँ जो लेफ्ट हैंड की तरफ आपको ये हॉल सा दिखने लग रहा है, इस हॉल के अंदर आपको बिठा देंगे। यहाँ से आपको एंट्री करनी है। ये गोल गोल सा दिखने लग रहा है आपको सर्कल टाइप से, यहाँ से आपकी एंट्री होगी। इसकी यहाँ साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप एंट्री लेना। वहाँ बेंच लगी हुई है, वहाँ बिठा देंगे पहले तो आपको। फिर कहेंगे भाई लाइन बाय लाइन आते रहो और अपना बायोमेट्रिक करवा लो। क्या करवा लो? अपनी बायोमेट्रिक करवाते रहो आप। तो ये जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम की है। तो 5 जनवरी को इंटरव्यू था, तो बहुत ठंड वाला मौसम था उस टाइम। तो आप वहाँ बैठ गए, आपने फिर सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी। आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। बायोमेट्रिक होने के बाद आप अपनी सीट पे वापस बैठ जाओगी। फिर इसी हॉल में बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ जाके, इस हॉल में हल्का सा और लेफ़्ट की तरफ जाके आपका डॉक्यूमेंट चेक हो रहे होंगे। 2-3 बंदे बैठे होंगे, एक एक 2-2 कैंडिडेट को वे बुलाते जाएंगे। नॉर्मली एक बारी में वे 2 कैंडिडेट को बुलाएंगे, एक बारी में 2 कैंडिडेट को बुलाएंगे। अब वे 2 कैंडिडेट को बुलाएंगे और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं भैया, आप अपनी फ़ाइल फोल्डर लेके जा रखे होते हो, तो आपकी फ़ाइल में से आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहले से उनके पास होगा और जो जो डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम अपलोड करे होंगे, भाई 10th का सर्टिफिकेट, 12th का और अपनी BTech की मार्कशीट या डिग्री, वो सभी उनके पास पहले से होती है। वो आपकी एक एक चीज़ों को चेक करेंगे और ओके कर देंगे। क्या कहेंगे, ठीक है जी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया।
बाकी काफ़ी हल्के फुल्के माहौल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब तक का जितना मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, सारा बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में ही चलेगा। ज़्यादा सीरियस होके नहीं होता, जैसे यूपीएससी वगैरह का काफ़ी सीरियस होके होता है, या और किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने पहले दिया हो। लेकिन यह बिल्कुल हल्का लाइट माहौल रहता है। आप कोई डॉक्यूमेंट भूल भी गए और उसकी फ़ोटोकॉपी भी दिखा दी तो चल जाएगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे आपको। फिर भी अपने सभी डॉक्यूमेंट आप लेके जाना। जैसे अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं बीटेक की मार्कशीट नहीं लेके गया था। वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं ले गया, लेकिन मेरे पास फोटोकॉपी थी कलर वाली। उसने देखी और कुछ नहीं कहा कि भाई ठीक है जाओ आप। तो ये बस आपको बताने के लिए ही है। फिर वहाँ जाके हम वापस से बैठ गए, आपस में बात कर रहे थे। फिर उसने कहा जिन जिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एक इनके HPSC के ही मेंबर आए, कहा मैं आप मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पे चलो। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। हम करीब 10 बच्चे होंगे, 10 स्टूडेंट होंगे। हम सभी फर्स्ट फ्लोर पे उनके साथ चले गए। वहाँ पे बेंच डली हुई थी। फिर HPSC का कोई सेक्रेटरी आए थे या फिर कौन आए थे, अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कौन आए थे। उन्होंने हमको समझाया भाई अब आगे कैसे प्रोसेस होगा, जो आगे का प्रोसेस है। फिर सर ने बताया हमको, हम फर्स्ट फ्लोर पे जैसे शायद ये वाला इस वाले यहाँ पे होंगे, हम इधर बैठे थे और ये चेयर डली हुई थी। अब यहाँ शीशे से तो दिख नहीं रही, फ़ोन हमको ले जाना अलाउड नहीं था। तो वे आते हैं और हमको समझाते हैं कि आपको कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने प्रेजेंट नहीं करनी। और इस चीज़ की गाइडेंस जो भाई इंटरव्यू लेने लग रहे हैं उनको भी पहले से बता देते हैं कि भाई ये स्टूडेंट आपका इंटरव्यू लेंगे और कोई भी इनसे आपको पर्सनल चीज़ें नहीं पूछनी है, जिससे हमारी आइडेंटिटी पता चल जाए। सपोज मैंने अपना नाम बता दिया, तो नाम बताने से क्या होता है भाई, उनको मेरी कास्ट का अंदाज़ा लग जाएगा। या मैंने ये बता दिया कि भाई मैं इस एरिया का हूँ और इंटरव्यू लेने वाला भी उसी एरिया का हो, तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। और अगर वो अपोजिट एरिया का हो, अपोजिट कास्ट का हो, तो भाई वो नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो पार्शियलिटी ना हो बिल्कुल भी। इंटरव्यू लेने वाले को ये ना पता चले कि भाई ये इस एरिया का है, या इस मेरी सेम कास्ट का है, या मेरी दूसरी कास्ट का है, या मेरे ही कॉलेज से पढ़ा हुआ है। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ इंटरव्यू लेने वाले को पता नहीं हो लगनी चाहिए, ना आपको बतानी। तो वो इनको पहले से इंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ जाके मैं बताने लग जाऊँ कि जी मेरा ये नाम है, मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, और वो इंटरव्यू लेने वाला को उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, तो आपको नेगेटिव मार्किंग कर सकता है। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि जी फिर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो आपको वहाँ इंट्रोड्यूस इस टाइप से करना है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना पता चले। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, मैंने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने उनको कहा सर आई हैव डन माई बीटेक इन ईयर 2000 XYZ। आई हैव 2 year of working experience in a private limited company from last 6 month I am preparing for the HPSC एग्ज़ाम। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन उनको इन 3 लाइन में दे दिया कि जी मैंने इस वाले साल में बीटेक करी है, 2 साल मैंने प्राइवेट कंपनी में काम किया है, और पिछले 6 महीने से मैंने अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ के HPSC एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने लग रहा हूँ। तो आपका भी इंट्रोडक्शन देने का तरीका यही रहेगा कि भाई मैंने इस साल में बीटेक करी है, इस साल में एमटेक करी है। आप जॉब करते हो तो मैंने सरकारी जॉब कर रहा हूँ मैं इतने साल से, या मैं प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ इतने साल से। और ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको वैसे इस हॉल में जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे आपको बता भी देंगे। वहाँ आपसे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी, ना ही आपसे कोई रिश्वत की मांग की जाएगी। और अगर कोई करता है तो वहाँ हेल्पलाइन जगह जगह लिखा रहता है, तो इतने तो आप समझदार हो। मतलब किसी भी टाइप की फाइनेंशियल टाइप की वहाँ आपको किसी को ना तो पैसे देने हैं और ना और किसी टाइप की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। इंट्रोडक्शन कैसे हो गया वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे ये इंटरव्यू का शेड्यूल है बच्चों का। अब इस बच्चे का रोल नंबर क्या है 1001, इस बच्चे का रोल नंबर क्या है 1001। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, 5 बच्चों को, हम जैसे 10 बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे गए थे, उनमें से शुरू के 5 बच्चों को उठा के कहा ये आप हमारे साथ एक रूम में चलो। हम उस रूम के अंदर चले गए। हम 5 बच्चों के सामने एक कंटेनर था, जैसे कि भाई शीशे का कोई कंटेनर टाइप का था, उसमें 5 पर्चियाँ डली हुई थी 1 से लेके 5 तक। उन पर्चियों का क्या मतलब था, उस पर्ची का मतलब ये था भाई मान लो उस गिलास में से मैंने पर्ची उठाई, मेरा आया 2, तो मेरा पैनल कौन सा हो गया, 2 नंबर वाला पैनल मेरा हो गया, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू होएगा। तो मान लो मेरे टाइम 5 पैनल थे, तो जो भी आपके सामने पर्ची आएगी तो आप उसी पैनल के अंदर जाओगे। यानी सारा रैंडम सिस्टम था। उसके अलावा रोल नंबर का बता देता हूँ मैं।
अब जैसे आप वहाँ उस रूम के अंदर गए, वहाँ एक चीज़ और होएगी आपकी, आप सभी को वहाँ पे बैठा देंगे और वहाँ पे ढेर सारे क्या कहते हैं, जैसे मैराथन में भागते हैं ना, तो चेस्ट के ऊपर एक वो लगा देते हैं शीट सी, जिसमें एक नंबर लिखा रहता है खिलाड़ी का। जैसे भाई हर प्लेयर का अपना एक नंबर होता है, तो उसी टाइप से एक आई कार्ड देंगे आपको। उस आई कार्ड के अंदर नंबर लिखे होते हैं और वो ढेर सारे आई कार्ड पड़े होते हैं। आपसे कहेंगे कोई भी एक आई कार्ड उठा लो। जैसे 1001 वाले बच्चे ने एक आई कार्ड उठाया और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो अब से उसका रोल नंबर क्या बन जाएगा, 10 रोल नंबर बन जाएगा। अब किसी को नहीं पता कि इस बच्चे का 1001 रोल नंबर है। इस रूम से निकलने के बाद आपका रोल नंबर क्या बन गया, 10 बन गया। अब जैसे 1002 वाला बच्चा है, अब उसने ढेर सारी पर्चियाँ पड़ी हैं, उनमें से कोई एक पर्ची उठाई, उसमें लिखा हुआ है 50, तो इस वाले बच्चे का रोल नंबर क्या बन गया, 50। और उस वाले जो आई कार्ड टाइप का उसको अपने गले के अंदर डाल लेगा। तो यहाँ चीज तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। एक आई कार्ड टाइप का देंगे, आपके गले में डाल लेंगे, आपकी फिर से फ़ोटो वोटो खींचेंगी और वहाँ आपसे सहमति ले ली जाएगी। एक पेपर होएगा, वहाँ पे भी आप जैसे ये रोल नंबर वगैरह, जैसे मेरा नया रोल नंबर बन गया 25, मेरा नया रोल नंबर 25, तो मेरे साइन वाइन ले लेंगे और मेरे गले में 25 रोल नंबर की वो शीट डाल देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस रूम से मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, मान लो मेरे को जो भी पैनल आया उस पैनल में जाना पड़ेगा। मेरा पैनल 1 था, तो सेकंड फ्लोर के ऊपर था पैनल नंबर 1, तो इस बिल्डिंग में और लेफ्ट जाके सेकंड फ्लोर की तरफ चढ़ के पैनल नंबर 1 बैठा था। तो वहाँ एक वेटिंग रूम टाइप से था, वहाँ मेरे को बिठा दिया, क्योंकि मेरे से पहले किसी और कैंडिडेट का इंटरव्यू होने लग रहा था। और उस गेट के बाहर जो इनके असिस्टेंट होते हैं, मतलब HPSC का ही कोई कर्मचारी वगैरह बैठा होगा और उसके पास एक डायरी थी। जैसे ही वो बच्चा गया, उससे उस डायरी के ऊपर साइन करवा लिए और उसके गले में जो आई कार्ड था उससे वापस ले लिया। जब मैंने रूम के अंदर एंट्री करी, मैंने उस आदमी के पास जो डायरी थी उसमें साइन वगैरह करे, मैंने रूम के अंदर एंट्री करी। मैंने उस रूम के अंदर एंट्री करी तो उसमें 5 या 6 मेंबर बैठे हुए थे। एग्जैक्ट अब मेरे को ध्यान नहीं है 6 थे या 5 थे, लेकिन 5 या 6 मेंबर बैठे हुए थे। सामने एक कुर्सी डली हुई थी। मैंने उन सबको गुड मॉर्निंग कहा, भाई गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, और मैं उस चेयर पे जाके बैठ गया। फिर उन्होंने मेरे से जो मेरे गले में आई कार्ड था, उस आई कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था, 25। उन जो 5 पैनल के मेंबर थे उनके पास एक एक कंप्यूटर था। उन सभी पैनल के मेंबर ने क्या किया, उस कंप्यूटर में 25 नंबर को डाला, भाई जो मेरा नया रोल नंबर है वो उन्होंने कंप्यूटर में फीड किया। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू वहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो भी मेरा इंटरव्यू हुआ, उनको जो भी मार्क्स देने थे वे मार्क्स उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के अंदर फीड कर दिए। और उनके पास मैनुअली एक पेपर की शीट भी थी, उस शीट के अंदर भी उन्होंने मेरा रोल नंबर लिखा, जो मेरा नया रोल नंबर बना है अभी 25, और मेरे मार्क्स लिख दिए। भाई 5 पैनल के मेंबर ने जितने भी मार्क्स मेरे को देने थे वे मार्क्स लिख दिए। अब इंटरव्यू कैसे होता है वो पूरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिजल्ट की बता देता हूँ। उस दिन करीब 10-11 बजे तक मेरा इंटरव्यू हो गया। फिर अपने दोस्त के साथ था मैं, वहाँ से हम निकल गए और रास्ते में ही थे हम। 2-3 बजे के आसपास उसका रिजल्ट भी आ गया। जो आपका आखिरी दिन होगा ना इंटरव्यू का, शाम तक आपका रिजल्ट भी आ जाता है। आप ये रिजल्ट देख सकते हो, जो वाला इंटरव्यू मैंने दिया था। तो मार्क्स जो है सबको एवरेज से ही मिलते हैं, 6 से, मतलब मिनिमम मार्क्स आप लगा के चलो 4.5 के आसपास से लेके 6-7 तक। कोई कोई बच्चा बहुत मतलब इंटेलिजेंट रहता है, उसको 9-8, 8.5 नंबर भी दे देते। जैसे 8.98 नंबर मिले हुए हैं किसको, गौरव पांडे को, तो 8.98 नंबर, रिटर्न में 48, तो 57 लग के इसका सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से कई बच्चों को ज़्यादा नंबर भी मिल जाते हैं। बाकी नंबर आपको कितने मिलेंगे, लगभग एवरेज से नंबर ही मिलेंगे। और आपका सिलेक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ज़्यादा सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा आपका जो मेंस का स्कोर है। मेंस में अगर आपने अच्छा किया तो इंटरव्यू के मार्क्स आपके इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, 1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, आधे से नहीं हुआ, तो उस वजह से आप लगा के चलो इसके भी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें आप मेरा भी देख सकते हो, ये 149 नंबर पे हर्ष दैया 535। रिजल्ट आपका मेंस के रोल नंबर के हिसाब से जाएगा, जनरल अनरिजर्व। तो 6.88 मेरे नंबर थे। तो मैं तो जितने सोच के गया था उससे मेरे ज़्यादा ही नंबर है, तो एवरेज से हल्के से ज़्यादा ही कह सकते हो मेरे नंबर आए थे 6.86। यह 12.5 में से नंबर है। और टोटल मार्क्स मेरे बने थे 60.24। अच्छा, टोटल बने थे मेरे 50.92। मेंस में मेरे थोड़े से कम रह गए थे। वैसे इस टाइम मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, मेरा HPSC में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है।
तो हल्के फुल्के 1-2 नंबर से ही रहा था मेरा सिलेक्शन भी, तो देख सकते हैं। अब इस इंटरव्यू की अच्छी बात कहो या ख़राब बात कहो, जैसे मैं हरियाणा वाला हूँ, जनरल कैटेगरी का हूँ, तो मैं तो ख़राब बात कहूँगा। तो क्या करते हैं ये कि भाई पार्शियलिटी नहीं करता किसी के साथ भी। तो अगर आप दूसरे राज्य के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, मतलब दूसरे राज्य के, तो इसमें जनरल से ही फॉर्म भर सकते हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है। और जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे वहाँ तो पूरी देश दुनिया का कंपटीशन आ जाता है, तो अब मेरे जैसे बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन तो अपने को अब मिल नहीं सकता, ना अपना EWS बन सकता, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है, और SC ST OBC तो वैसे नहीं बन सकता अपना। तो अगर आप दूसरे राज्य के बच्चे हो, तो इस चीज़ को अपने माइंड से बिल्कुल 1% भी अगर आपकी हो तो निकाल देना कि भाई कोई पार्शियलिटी होती है। हरियाणा के अंदर मेरे को तो लगता नहीं कोई पार्शियलिटी होती है। कोई इलीगल तरीके से चीज़ होती हो भाई फाइनेंशियल वगैरह, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होएगी यहाँ पे। तो और वैसे भी हरियाणा के अंदर तो क्या आता है, मान लो जनरल कैटेगरी की 100 सीट हैं, तो 100 में से 90 से लेकर 95 तो दूसरे राज्य के ही लगते हैं। एज ए हरियाणा रेजिडेंट भाई हम तो काफ़ी लंबे टाइम से कह रहे हैं कि भाई हरियाणा वालों को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्य वाले हमारी सारी सीटों को लेकर चले जाते हैं जो ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती हैं। तो ये तो हो गया भाई इंटरव्यू होता कैसे है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस टाइप का इंटरव्यू होता है। तो देखो मैं टेक्निकल वालों के लिए बता देता हूँ। किसके लिए? टेक्निकल वालों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी टेक्निकल सिविल का स्टूडेंट हूँ। तो इसके अंदर आप मान के चलो आपसे 90% क्या पूछेगा, आपसे 90% टेक्निकल ही पूछेगा। आपसे 90% इसमें टेक्निकल ही आएगा। 5 से 10% आपसे हरियाणा की जीके या फिर जनरल चीज़ें पूछ सकता है। इसमें आपके बारे में तो उसको कुछ पता ही नहीं, तो आपके स्टेट के बारे में नहीं पूछ सकता, आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछ सकता। फिर घूम फिर के एक ही चीज़ बच जाती है, टेक्निकल वाला। मैंने अपनी जॉब के बारे में बताया था, मैंने किसके बारे में बताया था, मैंने जॉब के बारे में। तो स्टार्टिंग के करीब 5 मिनट किस चीज़ पे बात हुई? जॉब के बारे में। भाई मैं जॉब में क्या करता था, बिल वगैरह कैसे बनते हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो NHAI के प्रोजेक्ट लेती थी, जो भारतमाला के जो आजकल प्रोजेक्ट चलने लग रहे हैं, एक्सप्रेस वगैरह NHAI, तो उनके प्रोजेक्ट लेती थी वे। तो जॉब से रिलेटेड 5 मिनट मेरी करीब करीब बात चली। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो ऐसे तो मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने उनको कहा सर मेरा कोई ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट मेरे को इक्वली पसंद है। तो फिर वे मेरे से क्वेश्चन पूछने लग गए। मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने किसके पूछे, मेरे से उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन इरीगेशन के और हाईवे के, इसके रोड ट्रांसपोर्ट वाले पूछे। इरीगेशन एंड रोड ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ज़्यादातर पूछे। तो करीब कितनी देर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, 10 से 12 मिनट उन्होंने मेरे से इसके बारे में क्वेश्चन पूछे होंगे। टोटल इंटरव्यू कितना चला होगा, टोटल आप लगा सकते हो 16-17 मिनट के आसपास मेरा टोटल इंटरव्यू चला होगा। और इंटरव्यू को किसी भी डायरेक्शन में ले जाना आपके हाथ में ही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होता है भाई आप कैसे इंटरव्यू लेने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हो। और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या थे, व्हाट आर दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो इरीगेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन उन्होंने मेरे से लेसी की जो एजम्पशन होते हैं भाई, ट्रू रिजाइम कौन क्या होता है, इनिशियल रिजाइम क्या होता है, फाइनल रिजाइम क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे इरीगेशन में काफ़ी सारे पूछे। कनाल वगैरह के बारे में मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे। फिर आ जाते हैं रोड के बारे में। रोड के बारे में इन्होंने मेरे से फ्लेक्सिबल हो गई, रिजिड पेवमेंट हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से काफ़ी सारे पूछे थे। अब इसमें रोड के अंदर कोई नए नए टाइप के रोड बनते हैं उसके बारे में भी कुछ मेरे से पूछ लिया था। फिर जो मेरे को नहीं पता था, सिंपल मैं इंटरव्यू की प्रैक्टिस करके गया था। ठीक है, मेरे को एक चीज़ पता था, आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आपको कॉन्फिडेंटली क्या बोलना है, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस। तो कॉन्फिडेंटली मैं उस चीज़ को बोल देता था। और इंटरव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका कॉन्फिडेंस ही होता है। आपको कितना आता है कितना नहीं आता वो चीज़ें नहीं देखी जाती, क्योंकि आपको कितना आता है वो वाली चीज़ें तो आपकी पहले से चेक हो चुकी हैं। आप प्री और मेंस को क्लियर करके इंटरव्यू के अंदर आए हो, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो चीज़ें उनको देखनी होती है। तो बॉडी लैंग्वेज के लिए आप बढ़िया अपने कपड़े सिलवाना, जो सूट वगैरह बढ़िया, पैसे की कंजूसी मत करना। 10-20 हज़ार का सूट सिलवाना, बढ़िया क्लीन सेव करके जाना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अब एक चीज़ और, लैंग्वेज की बात आ जाती है इसमें।
किसकी बात आ जाती है? लैंग्वेज की। लैंग्वेज में क्या था भाई, उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन के लिए बोला तो मैंने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कोशिश करी, एक लाइन बोली और फिर मेरे से बोला नहीं जा रहा था, तो फिर वे बोले कि भैया आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबली हो। तो जोन सी लैंग्वेज में अभी ये इंटरव्यू वाली ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ, इसी टाइप की लैंग्वेज मैंने सिंपल जैसे अब आपसे बात करने लग रहा हूँ वैसे ही मैंने उनसे बात करी थी। तो अगर कोई हरियाणा का कैंडिडेट है या फिर रीजनल लैंग्वेज का कैंडिडेट है तो उसको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि भाई ना हम हिंदी बोल सकते ना इंग्लिश बोल सकते। तो जो आपकी रीजनल लैंग्वेज अगर आप उसमें बोलते हो, नॉर्मल बात करते हैं जैसे हम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको समझ में आनी चाहिए। और इंटरव्यू लिया किसने था? पंजाब का कोई टेक्निकल कॉलेज है, वहाँ से जो प्रोफेसर थे वे आए हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए। पैनल के अंदर एक सदस्य तो आईएएस था जो भाई एचपीएससी का मेंबर होता है, और बाकी जो 4 सदस्य थे वे क्या थे? टेक्निकल मेंबर थे, वे प्रोफेसर थे। तो नॉर्मली जो हरियाणा पंजाब दिल्ली के अंदर लैंग्वेज बोली जाती है, तो कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेक्निकल का मैंने आपको बता ही दिया। अब एक चीज़ और, मैंने कही भाई 90% मेरे से टेक्निकल पूछा, अब 10% में मेरे से क्या पूछा? 10% में मेरे से, जैसे मैंने इसका पंचायती राज डिपार्टमेंट का इंटरव्यू था, तो भाई पंचायती राज काम क्या करता है? आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने लग रहे हो यानी असिस्टेंट इंजीनियर, इसका क्या काम होता है पंचायती राज डिपार्टमेंट में? तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पूछे। मान लो फॉर एग्जांपल आप भाई इरिगेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर काम क्या करता है, ठीक है। और नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं, भाई आप इसी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और करियर अपॉर्चुनिटी है, तो जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता ही, उनकी आप तैयारी कर सकते हो। अब एक बड़ा डाउट आ जाएगा, तैयारी करे कहाँ से? ठीक है, तैयारी करे कहाँ से? तो आज के दिन तो भाई ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ रिसोर्स मैं बता देता हूँ आप कहाँ से कर सकते हो। मेड इजी हो गया, आईएएस मास्टर हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, वाजीराम आईएएस हो गया। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के तो बहुत सारे सोर्स हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू है, आपको पता चल जाता है मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, भैया मेरा सिलेक्शन मेंस में होगा कि नहीं होगा। आप रोज़ 1-2 वीडियो इनकी देखिए, दृष्टि आईएएस वालों की, इनकी वाजीराम आईएएस की, या कोई भी और भैया आप कोचिंग वाले हैं जिनको आपको अच्छा लगता है। भैया आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं तो आप किसकी देख सकते हैं? मेड इजी की देख सकते हैं, आईएएस मास्टर की देख सकते हैं। तो जो टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं वो इन्होंने पहले से लेके रख रखे होते हैं, तो आप वो वीडियो देखिए। जो बच्चा वो गलती करता है, भाई कोई बच्चा बोलने में अच्छा नहीं है, किसी ने बाल अच्छे से नहीं करके आ रखे, किसी ने अच्छे से ड्रेस नहीं कर रखी, कोई अच्छे से बैठ नहीं रहा, खड़ा नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। आपने इधर उधर रील्स के अंदर देखा होगा, भाई एक सर हैं वो कहते हैं भाई आपका बात करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, या शायद कुछ कहते हैं आपका बैठने का तरीका थोड़ा वो कैजुअल है, कुछ इस टाइप की बातें कहते हैं। कोई रील फेमस हो रखी है, तो वो बातें सर गलत नहीं बता रहे, वो बातें सर सही बता रहे हैं। इंटरव्यू में इस टाइप की चीज़ें देखी जाती हैं, तो आप उस इंटरव्यू के अंदर देख सकते हो कि भाई जब इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू के अंदर आखिरी में वे यूट्यूब के ऊपर बताते हैं कि भाई आपने इसमें ये गलतियाँ करी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा है मेड इजी आईएएस इंटरव्यू सिविल इंजीनियरिंग, तो ये क्या आ गया? 3 दिन पुरानी वीडियो है, हर्षित पांडे की वीडियो है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस 2024। तो ये मॉक इंटरव्यू इन्होंने लिया हुआ है। आप और देखिए, इनका है कुणाल दहिया का, रैंक 4। अब देखिए नीचे रेड लाइन से आ रखी है, मैंने पूरा इंटरव्यू देख रखा है। तो इस टाइप से ये वाला मैंने इंटरव्यू देख रखा है रैंक 4 का, ईशान गौतम का। तो आपको ये देखने हैं ये किस तरीके से बात करने लग रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं दे पा रहे हो उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। जैसे इस मैडम का मैंने दिया हुआ प्रिया दीमन रैंक ये, तो इसी तरीके से इंजीनियरिंग सर्विस के भी और सिविल सर्विस के भी जितने इंटरव्यू आप देख सकते हो उतने आप देखो, रिहर्सल करने की कोशिश करो। इन इंटरव्यू के अंदर ये बताएंगे भाई बच्चा अच्छे से बैठता है नहीं बैठता, आखिरी में सजेशन देंगे, तो इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे ये विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, इनके इंटरव्यू देखो आप, सर ने किस तरीके से इंटरव्यू लिए हुए हैं। ये सिविल सर्विस वाले इंटरव्यू देखो,
ये भाई लड़का राजस्थान का हो गया, ये 2-3 लड़के और इस फोटो के अंदर दिखाए हुए हैं, तो इनके काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू इनके हैं। भाई किस तरीके से बोलना चाहिए, जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होता है आप किस तरीके से उसको हैंडल करोगे। तो इसकी तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, जो मॉक इंटरव्यू हैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल टॉपर लोगों के, आप उनको देखिए। उसके अंदर आखिरी में जो सर हैं वे बताएंगे कि भाई आपने क्या गलतियां करी हुई हैं। और HPSC का इंटरव्यू और UPSC के इंटरव्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे वो सिविल सर्विस का हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विस का हो। बस इसमें एक डिफरेंस है, आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन HPSC के अंदर नहीं होता है। और ये चीज़ आपको ही बेनिफिट करेगी, क्योंकि आपको केवल अपने सब्जेक्ट वगैरह ही करने हैं, आपको इसके अंदर कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं देना होता। तो तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको बता ही दी। स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक पूरा प्रोसेस क्या होता है वो भी मैंने आपको बता ही दिया। बाकी अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई दोस्त करने लग रहा है, फ्रेंड कर रहा है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को शेयर कर सकते हो। और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह की और आपकी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल वीडियो के लिए। और आपका वैसे तो मैं ज़्यादातर डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।